उसमें सेल लिया, सेल सेल। देखिए, आज हम जजमेंट राइटिंग स्टार्ट कर। जजमेंट राइटिंग आज हम स्टार्ट कर, चाहे आरजीएस का पेपर हो चाहे एडीजे का पेपर हो, तो जजमेंट राइटिंग का दोनों में महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं, और रही बात कि आप जैसे जजमेंट राइटिंग अगर आप तैयार कर रहे हो, तो जजमेंट राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज कि जो व्यक्ति, आप किसको आधार बना के मान के चलोगे कि भाई मैं इसको ग्राउंड बना करके मान के चलो कि मेरा जजमेंट राइटिंग सही होगा। क्योंकि जजमेंट राइटिंग में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो या तो डीजे होगा, जो कॉपी चेक कर रहा है वो कौन होगा, डीजे होगा या एडीजे होगा। और जो अपनी पूरी सर्विस में यही काम करते हुए आया है, भाई जो अपनी पूरी सर्विस में केवल यही काम करते हुए आया। कल परसों मैंने एक बोर्ड देखा था, एक नया सा बच्चे ने एक विज्ञापन लगा रखा था कि जजमेंट राइटिंग एक्सपर्ट, और कोई 23-24 साल का होगा। नहीं, अब जो व्यक्ति कोर्ट गया ही नहीं वो जजमेंट राइटिंग एक्सपर्ट कैसे हो जाएगा? भाई कम से कम कोर्ट में गया तो हो, कोर्ट देखा तो हो। ज्यादातर पढ़ा कौन रहे, जो कभी कोर्ट गए। तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो हो सकता है कि आपको बेवकूफ बना दे, लेकिन जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी पूरी जिंदगी हो गई ये चीज करते हुए, पूरी लाइफ हो गई क्या। और सही बात यही है कि अगर कॉपी चेक करने वाले को पूरे पेपर में कुछ ढंग से आता है ना, तो जजमेंट राइटिंग ही आती है। 40 नंबर का आपका पोर्शन होता है दोनों में, और अब यानी 20 नंबर का ये सिविल में होता है और 20 नंबर का ये क्रिमिनल में होता है। और जो लास्ट की लाइन होती है ना, जो बॉर्डर लाइन होती है जहां से सिलेक्शन होना है, ये वो पार करना था। बाकी आपका थ्योरेटिकल कितना भी अच्छा हो, आप बॉर्डर लाइन पे पहुंचते हो, उसके बाद में अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए जजमेंट तो आना ही होगा। बिना जजमेंट के पॉसिबल नहीं। आ रही बात समझ में? तो जजमेंट, आप ये बात मानो, मैं मेरा प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूं। मैंने कई 5 बार एमपी मेंस लिखा हुआ, और एमपी मेंस में हमेशा मेरिट से ज्यादा नंबर आते थे। उस वक्त 200 नंबर का पेपर होता था, 97 नंबर मेरे आए थे। वो सॉरी, कट ऑफ गई थी, 103 नंबर आए थे। और जजमेंट राइटिंग के पेपर में मेरे लास्ट 18 नंबर आए थे। 20 नंबर क्वालिफाई हो। तो जब मैं तैयारी कर रहा था ना, सही बता रहा हूँ, कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं। जब मैं यूडिशरी की तैयारी कर रहा था उस वक्त जजमेंट राइटिंग सिखाने वाला कोई नहीं मिला था। लास्ट प्रयास तक 18 नंबर आए थे। और हमारी किताबों में जो जजमेंट लिखा हुआ था उस वक्त ये था कि जो आरजेएस मेंस का पेपर होता था उसमें 7 क्वेश्चन आते थे बड़े, जिसमें दो तो जजमेंट के आते थे और 5 थ्योरी के आते थे।
उस वक्त हमें ये सलाह दी जाती थी क्या, कि इन दो को छोड़ करके थ्योरी वाले करके आना है, पास होना है तो इनमें नंबर नहीं आते, क्योंकि उस वक्त जो पढ़ाते थे वो एक्सेप्ट करते थे कि हमें नहीं आती। लेकिन आज वो भी एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हमारे को नहीं आता। मैंने एक एआई से बोला, एक जजमेंट लिया, उसके सारे पैराग्राफ बांच के सुना दिए, ये लो जजमेंट राइटिंग हो गई। बेसिक तो पता हो कि जजमेंट राइटिंग हो कैसे, भाई हमें बेसिक तो पता हो कि जजमेंट राइटिंग तैयार कैसे हो। इसलिए सबसे बेसिक बात तो ये है कि आप जो कॉपी दे रहे हो किसको, एग्जामिनर को, वो आपकी कॉपी का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी वो जजमेंट देख करके ही तय करता है। तो उसको आता ही क्या है, सीधी सी बात है कि भाई जिस आदमी ने जिंदगी भर जिस पे काम किया है वही काम आता है। इसलिए, और लास्ट पेपर में तो ये हुआ कि मैंने जजमेंट बहुत सीखा, बहुत सीखा। सीखने के बाद में मैं पेपर दे करके आया, तो सिविल का जो जजमेंट था वो 30 नंबर का आता था, और क्रिमिनल का जजमेंट वहां पे 20 नंबर का आता था। तो सिविल के जजमेंट में तो मेरे 12 नंबर आ गए थे 30 में से। लेकिन क्रिमिनल के जजमेंट में उन्होंने एक प्रॉब्लम बना करके भेजी थी, और उस वक्त एमपी के अंतर्गत एक सेक्शन चलता था 354A। भाई अपने तो छेड़छाड़, कपड़े उतारना, ये सारा 354 में आता था, बाद में जुड़ा है वो तो। वहां पहले अमेंडमेंट कर रखा था, कपड़े वगैरह उतार दे तो 354A आती थी। और इस 354A ट्रायल बाय सेशन, ट्रायल बाय सेशन। और हमारे यहाँ तो मैंने भाई अपने तो 354 के हिसाब से मैं जजर, हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत भी करके आते हैं ना तो एग्जामिनर प्रसन्न होकर के 2 नंबर 1 नंबर दे देता है। एमपी में टाइटल गलत होते ही 0 देता है। एमपी में तो टाइटल गलत होते ही 0 देता है। और छत्तीसगढ़ में तो 80 नंबर का ये आता है, 20 नंबर की ट्रांसलेशन, और 100 में से सिलेक्शन होता है मेंस। वो थ्योरी पूछते ही नहीं, वो थ्योरी पूछते ही नहीं। वो प्री में पूछ लेते थ्योरी, क्या आपको टीपी कितना आता है, कॉन्ट्रैक्ट कितना आता है। मेंस में तो वो 40-40 नंबर के 2 जजमेंट करवाते हैं, सिविल का और क्रिमिनल का, और 20 नंबर का ट्रांसलेशन कराते हैं, और फिर कह देते हैं सभा समाप्त। नहीं, अब जजमेंट राइटिंग जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रैक्टिस पे। ये आपका तो सबसे पहली चीज तो कि आपकी बीएनएस पे कमांड होनी चाहिए। भाई सबसे पहली चीज तो जजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो, और क्रिमिनल की जजमेंट की बात करें तो बीएनएस की, है ना। पहले जब हम पेपर देते थे आरजेएस का, तो आता था क्या, काल्पनिक तथ्यों के आधार पर चोरी के मामले में चार्ज लगाकर निर्णय दे। यानी हमें स्वतंत्र कर दिया कि जो मन करे वो करो, और लिख देता था कि अपराध किसका, चोरी का। अब क्या कहता है, अब वो आपको प्रॉब्लम देता है। एग्जामिनर क्या करता है, आपको प्रॉब्लम देता है और आपसे पूछता है क्या, आइडेंटिफाई। किसको, अपराध को आइडेंटिफाई। आ रही बात समझ में, कि अपराध को क्या करो,
आइडेंटिफाई करो। पहले ये आइडेंटिफिकेशन कहां से होता था? आईपीसी से। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि भाई जो नए रूल्स बनेंगे और जहां पर भी रूल्स बने हैं वहां पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को हटा दिया। नहीं भाई, जहां जहां रूल, जैसे भी बिहार में बने, बिहार के रूल्स अभी यहाँ पे बने, कहाँ पे? गुजरात में बने, गुजरात में आईपीसी वगैरह हटा दिया, सब लेवल्स में बीएनएस ही है ना, बीएसएस और बीएनएसएस ही है। तो अब आपको आइडेंटिफिकेशन कहाँ से करना है अपराध को? बीएनएस से करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कहाँ होगा अपराध का? बीएनएस से। तो सबसे पहली चीज तो कि आपको सबसे पहले बीएनएस पे कमांड करनी कि एग्जामिनर कैसे भी प्रॉब्लम बना करके पूछे, आपको उसका उत्तर देना। जैसे 2019 के आरजेएस में एक क्वेश्चन पूछा कि ये ए बबली है, बी बबली के पिता हैं और सी बंटी है। सी कौन है? बंटी है ना। अब बबली अपने फादर का लैपटॉप लेती है और बंटी को दे देती है। बंटी को दे देती है। क्या अपराध? बंटी ने क्या किया और बबली ने क्या किया? अब देखो, वहां पर कहीं नहीं लिया कि बेईमानी पूर्वक लैपटॉप को ले लिया, केवल ये बोला कि बबली ने अपने फादर का लैपटॉप लिया और बंटी को दे दिया। पूरी प्रॉब्लम में एग्जामिनर आपको कहीं नहीं बोल रहा क्या कि डिसऑनेस्टली लिया, नहीं, और नहीं ये पूछा, पूछ कर लिया। तो बंटी ने चोरी की या उसे प्राधिकार था बबली को लैपटॉप लेने का, इस बारे में कुछ नहीं बोला। इंटेंशन एग्जामिनर ने शो ही नहीं किया कि उसने कैसे लिया। लेकिन अब समझो क्या वर्ड बोला, क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप इज ए पर्सनल इंस्ट्रूमेंट। कैसा है? व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है। जैसे मान लो आपका वहां फोन रखा हुआ है, आप बाहर पानी पीने चले गए, मैंने फोन खोलकर देखने लगा, आप सब क्या बोलोगे? कि मैं सही कर रहा हूं, देखना चाहिए मेरे को किसी का भी फोन? फिर क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप मेरे को? क्या कहोगे? आप ही बोल, क्या है, क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर ये ठीक नहीं, दिस इज माई पर्सनल। ये कैसा है? ये मेरा पर्सनल इंस्ट्रूमेंट है, आप नहीं देख सकते। अगर मैं आपकी कॉपी खोल करके देख रहा हूं तो अब तो ठीक है, लेकिन मैं आपका मोबाइल खोल के देख रहा हूं तो आप क्या कहोगे? कि सर ये गलत है, ये मेरा पर्सनल इंस्ट्रूमेंट। घर पे भी यही होता है कि अगर कोई बहन भाई का देख रहा है, पिता माता का देख रहा है, किसी का भी, तो क्या कहते हैं घर वाले? कि भाई मेरे फोन के हाथ में नहीं लगा। नहीं, और बीवी देख ले तो आदमी का हार्ट अटैक से आने के चांस रहते हैं आधे तो। हार्ट अटैक के कारण ही मोबाइल की बीवी ने देख लिया। नहीं है? वो एक कहावत है कि पति के सीने में दर्द सा हुआ, तो उसने कहा कि भाई डॉक्टर को फोन करो। तो पत्नी ने पति का फोन उठाकर बोली कोड बताना। वो कह रही अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। नहीं, क्या मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं, ठीक है। तो ये क्या है? पर्सनल इंस्ट्रूमेंट। प्राधिकार नहीं है ना बबली को लेने का, और बबली खुद ले रही है,
तब तो हम ये मान ले कि चलो हो सकता है कि सद्भावना पूर्वक कोई काम के लिए भी ले ले, लेकिन क्या कर रही है, बंटी को दे रही है, इसका मतलब जो लेने का इंटेंशन है वो डिसऑनेस्टली है ना। और बंटी क्या है, बबली क्या है, बेटी है। पत्नी होती तब तो हम ये मान लेते इसके प्राधिकार, पोजीशन किसका है, फादर का है। लेकिन अपोजिशन से हो गया, तो बबली ने तो क्या किया, चोरी की है, और बंटी ने चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की है। ठीक। और ये बबली अगर इसकी वाइफ होती तो क्या अपराध होता, अब ये आप बता दो। अभी तक आपने यही पढ़ा है ना कि पत्नी के कब्जे से उसका जार कपड़े ले जाता है पति के, तो जार ने क्या अपराध किया, चोरी का। उसने क्या किया, बेटा जब मूल अपराध चोरी का हो रहा है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हो जाएगी। उसने क्या अपराध किया, भाई जब पत्नी के कब्जे में जो चीज है वो पति के कब्जे में है, तो पोजीशन ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो ट्रस्ट कैसे हो जाएगा, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं होगा। बिल्कुल सही। ये सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कर रही है, क्या कर रही है, अगर हम आईपीसी की बात करें, अगर ये वाइफ होती तो बंटी करता 379, और ये करता 379/114 आईपीसी, वाइफ होती। अब बेटी है तो बबली ने किया है 379 का, और बंटी ने किया है 411, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने। समझ में आया। तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि हमें बीएनएस पे कमांड करना। आपके सामने कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को पढ़ो, सोल्व करो, सेक्शन से उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, आगे बात समझ लो, और एक्सरसाइज करो। क्योंकि अगर टाइटल भी गलत हो गया ना, तो ये मान लो कि करीब करीब जजमेंट की आधी ताकत खत्म हो गई। राजस्थान में तो, और एमपी 36 में तो जीरो की व्यवस्था हो गई। उन्होंने तो फिक्स कर रखा है, टाइटल गलत जीरो देता, नहीं तो मेरे 12 नंबर तो 8 नंबर ही तो चाहिए थे, 8 तो आ ही जाते, जब वहां 12 ले लिए तो 8 तो यहाँ ले लेता। नहीं, लेकिन हरी बात समझ में। इसलिए सबसे पहली चीज, जजमेंट सीखने से पहले क्या जरूरी है, बीएनएस पे कमांड करना, है ना। क्योंकि अब आईपीसी तो एग्जामिनर जो भी पूछेगा वो आईपीसी से नहीं पूछेगा, क्योंकि जो नए रूल्स बन रहे हैं हर स्टेट के, जैसे गुजरात की वैकेंसी आई है, आईपीसी है सिलेबस में, बीएनएस। इसी प्रकार जैसे वहां की वैकेंसी आई है अभी एडीजे की, भी है पटना हाई कोर्ट की, उसमें भी सिर्फ बीएनएस है। तो कहने का मतलब अब जो भी प्रॉब्लम पूछेगी वो आपके आईपीसी से नहीं पूछ करके किससे पूछेंगे, बीएनएस से। तो सबसे पहली चीज तो कि क्रिमिनल जजमेंट करने के लिए बीएनएस पे क्या होना जरूरी है, कमांड होना जरूरी है, पहली बात, है ना। जो भी प्रॉब्लम, और अगर मान लीजिए आपको डाउट है, मान लो आपको लगता है कि भाई मेरी ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। भाई इस चीज को क्लास के बाद में भी पूछ सकते हो
कि भाई मेरे ये चीज समझ में नहीं आई, कि मेरे को ये बताइए कि ये प्रॉब्लम में ऐसे क्यों है। लेकिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और बीएनएस से उसका कंपेयर करना, ये काम अभी से शुरू कर देना, क्योंकि एग्जामिनर किसी पर भी आपको प्रॉब्लम बना करके पूछ सकता है। ठीक। तो पहला जजमेंट राइटिंग के लिए क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग को आपको करना है, क्योंकि सिविल के ज्यादा मुकदमे नहीं है भाई। सिविल में तो ले दे करके कुछ ही नहीं, रिकवरी सूट हो गया, डिवाइडेशन सूट हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, परमानेंट इंजेक्शन हो गया, ले दे करके यहीं पर आ जाएंगे, 5 7 8 में घूम जाएंगे, इतना ही है वहां का इसको। लेकिन क्रिमिनल का इसको बहुत बड़ा है। एक वर्ड भी अगर आप मिस करते हो तो अपराध चयन। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने आप लोगों को धमकी दी और धमकी दे करके आपसे पैसे लिए, क्या अपराध। और धमकी दे करके मैंने आपसे क्या किया, धमकी दे करके मैंने आपसे कोई काम कराया या करने से रोका। जैसे मान लो आप कल सुबह कोर्ट बयान देने जा रहे हो और मैंने आपको धमकी दी कि अगर तू बयान देने चला गया तो एक तो काम कर नहीं रही, दूसरी भी काम नहीं करेगी। तो यानी धमकी दे करके आपसे कोई काम करा रहा है, क्या हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। धमकी दे करके आपसे कोई पैसे ले रहा है या पैसे देने के लिए आबद्ध कर रहा है तो एक्सटॉर्शन। दोनों चीजें समझना है। इसी प्रकार चीटिंग भी होती है, कि अगर चीटिंग करके आपसे प्रॉपर्टी डिलीवर्ड करा रहा है तो 420 आईपीसी, और चीटिंग करके आपसे कोई काम करा रहा है या काम करने से रोक रहा है, 417 आईपीसी। समझ गए। तो वर्डों में जो आपका इंटेंशन है, उस इंटेंशन का बड़ा रोल होता है। जैसे जब हमने एपीपी का पेपर दिया तो एग्जामिनर ने क्या किया, एक इलस्ट्रेशन उठाया, कहां से, जनरल एक्सेप्शन से। और वो जनरल एक्सेप्शन में क्या था कि एक सेना का वरिष्ठ ऑफिसर नीचे के अधिकारियों को समादेश देता है सैनिक को कि भीड़ पर क्या करे, और उसने गोली चलाई और एक व्यक्ति मारा गया, क्या अपराध हुआ, नो ऑफेंस, क्योंकि सेक्शन 76 में कवर हो रहा था। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, भीड़ के आगे शांत वर्ड लिख दिया, साइलेंट मॉब। अब अब तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सबऑर्डिनेट कर्मचारी अपने सीनियर के केवल लीगल ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बाध्य है। किसके लिए, इलीगल ऑर्डर्स के लिए बाध्य नहीं। आज जैसे मेरे कोई भी अधिकारी मेरे को लीगल ऑर्डर करने के लिए कहता है, जो मेरी ड्यूटी का पार्ट है, वो करने के लिए कह रहा है तो नो ऑफेंस। लेकिन इलीगल चीज के लिए कह रहा है तो, जैसे मान लो किसी की बेल है, मेरी ड्यूटी क्या है, बेल को अपोज करना। वो कहे नहीं यार बेल करवानी है, अब मैं कोर्ट में जाके कहूँ साहब इसकी तो बेल ले लीजिए, बढ़िया आदमी है पॉसिबल। केवल मैं मेरे ऑफिसर्स के उन ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बाध्य हूं जो लीगल है, इलीगल ऑर्डर्स को मैं फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं। तो वो शांत मॉब थी, तो ये एक्सेप्शन कहां चला गया, सेक्शन 300 का अपवाद 3, कि पब्लिक सर्वेंट अपने पद करते हुए ड्यूटी से बाहर निकल के अतिशक्तियों का अतिक्रमण करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो क्या करता है,
क्या, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सिर्फ एक वर्ड चेंज किया और उसने सारी प्रॉब्लम को चेंज कर दी। और आप ये मानो कि उस क्वेश्चन का 90% लोगों ने उत्तर दे के आई थी नो ऑफेंस। 90 कटो पता है कितनी गई थी? कटो जनरल की 59 गई थी, 3 गुना पास हुए थे 100 में से। जनरल की। और एससी की, ओबीसी की गई थी 56, एससी की 43 और एसटी की 41। सिर्फ कुछ नहीं, एग्जामिनर ने क्या किया, केवल ट्रिकी बना दिया पेपर को। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा क्या होता है, हमने जो सोल्व किया है पढ़ते तो है ही नहीं, हम तो जो घर से पढ़ के गए हैं उसको सही मानते हैं, और वहां पे पढ़ने का कोई काम नहीं। लेकिन ये है कि जब भी पेपर दो, क्वेश्चन के उत्तर को पूरा, जैसे क्वेश्चन उसने पूछा एग्जामिनर ने आरजेएस के अंतर्गत, वो ये बोला, उसका मेंस का क्वेश्चन था जजमेंट राइटिंग में, वो का जजमेंट करने के लिए उसने ये कहा कि 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी कितने व्यक्ति हैं? इन 4 व्यक्तियों ने ई और एफ, 2 व्यक्तियों को बंदूक दिखाई और उन्हें ये कहा कि आप हमारे साथ चलो, वरना क्या करेंगे, जान से मार। और उन्हें ले गए। ले जाने के बाद में इन दोनों से ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़वाया। एक ने जो इलेक्ट्रॉनिक लोग थे वो खोले, एक ने देसी वाले ताले खोले। और इन 4 व्यक्तियों ने उस ज्वेलरी शॉप से क्या की, चोरी कर लगे, सारा सामान उठा करके ले गए। क्या अपराध हुआ? जजमेंट राइटिंग कर रहे हो आप? मैं यही कह रहा हूं बेटा कि जजमेंट राइटिंग से पहले हमें क्या करना है, क्या करना है। ये तो वही प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो एग्जाम में आई है, घर के नहीं बता रहा कि कोई स्पेशलाइजेशन में बता रहा हूँ। दोबारा समझो। ये 4 व्यक्ति, इन 2 व्यक्तियों को बंदूक दिखाई कि हमारे साथ भाई साहब ज्वेलरी शॉप पे चलो, अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे, और चाल करके वहां का ताला खोलो। तो इन दोनों ने, इनके साथ ये 6 व्यक्ति आए और ये ज्वेलरी शॉप में घुसे और इन्होंने ताला तोड़ा और इन्होंने जो सारा सामान था लेकर के चले गए। क्या अपराध? कोई अपराध नहीं हुआ। सारों का पूछ रहा हूं मैं तो। समझो पहली बात, कितने व्यक्ति हैं टोटल? अपराध करने कितने व्यक्ति गए हैं? 6। कहाँ गए, ताला तोड़ा और सामान लेके चले गए। कोई आदमी मिला जिसकी इसने मृत्यु कारित की हो, उपपत्ति कारित की हो, या सदोष परिरोध किया हो, या तत्काल भय कारित किया हो? ऐसी कोई घटना हुई?
तो डकैती कहां से हुई? कोई मिला ही नहीं तो लूट ही नहीं हुई तो डकैती कहां से होगी? भाई लूट ही नहीं हुआ तो डकैती कहां से होगी? भाई डकैती के लिए क्या जरूरी है? रॉबरी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है, हम मान लिए 6 व्यक्ति हो गए घटनास्थल पर, तो ये 6 गए। तो यहां पर जब दुकान पे गए तो वहां पर कोई मौजूद होना चाहिए ना, जिसकी या तो मृत्यु कारित करते, उपपत्ति कारित करते, परिरोध करते, या तत्काल मृत्यु उपपत्ति या तत्काल उपरोध का भय कारित करते। कहां से डकैती हुई? तो जब लूट ही नहीं हुई तो डकैती नहीं हुई। इन्होंने पहला अपराध तो किया 457 का। किसका? क्रिमिनल ट्रेस पास। चोरी करने के इंटेंशन से क्या किया है ना? क्रिमिनल ट्रेस पास, वो चोरी, हाउस ब्रेकिंग किया कि नहीं है? भाई घर बना हुआ है, घर में घुसे हैं, चोरी तो बाद में हो रही है, पहले तो ताला तोड़ के अंदर गए हैं। और ताला तोड़ करके अंदर जा रहे हो तो पहला गृह भेदन का अपराध होता है कि नहीं? हाउस ब्रेकिंग होता है कि नहीं होता? और रात को गए हैं तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है कि नहीं है? तो पहला अपराध क्या हो गया? 457। और दूसरा अपराध 380। और कितने जने कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ गए हैं? 149। अब आप ये कहोगे साहब इन दोनों को तो 94 में क्यों नहीं कवर कर रहे? जजमेंट के लिए बता रहा हूं, इस बात को दिमाग में रखना कि जनरल एक्सेप्शन का फायदा कोर्ट देता है, पुलिस नहीं देती। जनरल एक्सेप्शन का फायदा कौन देता है? पुलिस नहीं, कोर्ट देता है। आपने पढ़ा होगा, जो ट्रायल पढ़ी है, ट्रायल में क्या दे रखा है कि सबसे पहले कोग्निजेंस होगा, कोग्निजेंस के बाद चार्ज, आर्ग्यूमेंट, फिर चार्ज, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद में एक्सप्लेनेशन ऑफ अक्यूज या एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, और उसके बाद में आता है डिफेंस एविडेंस, है ना? क्या आता है? और 105 एविडेंस एक्ट में क्या दे रखा है? अक्यूज अगर ये कहता है कि मेरा मामला एक्सेप्शन में आता है, एविडेंस एक्ट में है ना, कि मेरे मामला अगर किस में आता है, अक्यूज, तो अक्यूज साबित करो। फिर अक्यूज अगर ये साबित कर देता है कि जनरल एक्सेप्शन लागू होता है, तो फिर इसको बेनिफिट देंगे, अदरवाइज कहां से देंगे? तो चार्ज तो 6 के 6 पे लगेगा। आगे बात समझ। जब जजमेंट कर रहे हो, उस जजमेंट में एविडेंस लोगे कब? उस स्टेज पे। किस स्टेज पे? प्रोसिक्यूशन है वो, डिफेंस में। डिफेंस के एविडेंस में दो बात लिखोगे, जिसमें कि अक्यूज इसने और इसको, ये गवाह को पेश किया या सीसीटीवी पेश किया, जिसमें साफ दिखा रहा कि बंदूकों द्वारा भयकारित करके और इनसे काम करवाया गया था। और यहाँ 94 का लाभ दे करके उन्हें तो दोष मुक्त करो, और इन 4 को फिर 49 को हटा करके 34 कर दो। इसमें इन सबको दोष सिद्ध कर दो। आगे बात समझ में? क्योंकि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग। एक कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में बड़ा फर्क होता है। जैसे ये एक्स व्यक्ति है और मेरा इसको मारने का मन है। मैंने अंकित से बोला कि यार अंकित, एक्स को मारने का मन है मेरा। तो कहा सर मन तो मेरा भी है। तो फिर मैं कहा चलते हैं मारने। हम दोनों गए
और एक्स को मार दिया। मेरा इंटेंशन क्या था, अंकित का इंटेंशन क्या था, आगे बात समझ। तो ये क्या हो गया, कॉमन इंटेंशन, समझ गए। अब मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है और ये जल बोर्ड में क्या लगा हुआ है, जयन लगा हुआ है। ठीक। अजमेर वालों को पता है क्या दुख है, कि जयपुर में रोज पानी आता है और अजमेर में 2 दिन में पानी आता है। भाई जयपुर में बीसलपुर का ही पानी आ रहा है, अजमेर में भी बीसलपुर का पानी आ रहा है। तो जयपुर में तो दिन में 2 बार देते हैं और अजमेर वालों को 2 दिन में 1 बार देते हैं, और वो भी 1 घंटे देते हैं। नहीं। अब मान लीजिए ऐसा आपके मोहल्ले में कोई करे, 2 मोहल्ले हैं और ये जयन साहब है, और इधर तो दिन में 2 बार पानी आ रहा है और इधर 2 दिन में 1 बार पानी आ रहा है, वो भी 1 घंटे, और वो भी कई बार तो कलरफुल। क्या करोगे। और आप इस मोहल्ले में रहते हो, अजमेर वाले में, क्या करोगे, है। तो वो देखोगे कि यार इस आदमी को जब तक ट्रीटमेंट नहीं करें तब तक अपने मोहल्ले में भी 2 बार पानी। तो यहां पर 5 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, और इन 5 व्यक्तियों ने कहा कि यार इसको ठीक करना है। क्या करना है, इसको सबक सिखाना है। क्या करना है, इसको सबक सिखाना। कैसे सिखाए, तो सबक सिखाने के लिए ये 5 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, इसको बोलते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इनका, सबक सिखाना। अब इस सबक सिखाने के लिए इंटेंशन अलग अलग हो सकता है। जैसे ए ये सोचता है कि 2-4 बढ़िया भरतपुर वाली झरझरती गाड़ियां दूंगा ना तो इसके अक्ल ठीक हो जाएगी। ठीक। बी ये सोचता है कि नहीं, जब तक 2-4 टिकेंगे नहीं तब तक सबक नहीं सीख सकते। सी ये सोचता है कि जब तक इसके हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे तब तक। डी ये सोचता है कि यार उसको बंद कर देंगे और एक दिन 24 घंटे बंद रखेंगे बिना पानी के ऑफिस में, तो पता चलेगा। ये सोचता है कि जब तक ये मरेगा नहीं और दूसरा नहीं आएगा तब तक पानी नहीं आएगा। यहां पर 5 व्यक्तियों का ऑब्जेक्ट एक है लेकिन इंटेंशन अलग अलग। आ रही बात समझ, क्या है, ऑब्जेक्ट एक है लेकिन इंटेंशन अलग अलग। अब मान लीजिए कुछ नहीं होता, ये सी सीधा जाते इसके हाथ पैर तोड़ देता, तो बाकियों की जिम्मेदारी क्या होगी, इंटेंशन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट देखेंगे। अब इन पे भाई इसने क्या कर दिए, गिरवे से अटकारित कर दिए। अब ये तो ये सोच रहा है कि यार मैं तो गाली गलौज करने ही गया था, इसी से काम चल जाता। ये कहता है कि यार मैं तो हार्ट ही करने गया था, ये तो हाथ पैर तोड़ दिए। ये सोच रहा है कि यार मैं तो बंद करने गया था, ये तो तोड़ दिए। तो वो सोचे यार मैं तो मारने जा रहा था, इसने तो हाथ पैर ही तोड़े। अब लाइबिलिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, तो यहां पर इंटेंशन नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है,
ऑब्जेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट। दो चीजें दिखी जाती है, आप उस उस असेंबली के मेंबर हैं और उस अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर हैं उनमें से किसी ने उसके ऑब्जेक्ट के अनुसरण में क्या किया है, कोई काम किया है। तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए लायबल होगा जैसे उसने किया है, चाहे उसका इंटेंशन हो या ना। तो ये तो होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट में दो चीजें होनी चाहिए, इंटेंशन है कि नहीं है। कई बार हमने सिर्फ होगा चलो मनोरंजन के उद्देश्य से भी कहीं चले जाते हैं, मजे ले लेंगे। आगे बात समझ में, आप मजा लेने के लिए भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बन रहे हो ना, तो भी आपकी लाइबिलिटी उस सेम ऑफेंस की। केवल दो चीजें साबित करनी होती है प्रोसिक्यूशन को, क्या, कि जब असेंबली ऑफेंस हुआ तब ये असेंबली का पार्ट था और ये ऑफेंस इस असेंबली के कॉमन इंटेंशन ऑब्जेक्ट के अनुसरण में होता है। बस ये दो चीजें साबित करनी है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कॉमन इंटेंशन में क्या साबित करना होता है, दोनों का कॉमन इंटेंशन। आगे बात समझ, देखना, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। सामान्य हाथ से और समान हाथ से। सिमिलर इंटेंशन पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है, ठीक, और एक्स व्यक्ति ने क्या किया, को ए व्यक्ति मारना चाहता है, तो ये क्या हो गया, इंटेंशन। और इसी एक्स व्यक्ति को बी व्यक्ति भी मारना चाहता है, इसी एक्स व्यक्ति को कौन मारना चाहता है, बी व्यक्ति भी मारना चाहता है, ठीक। ए गया, बी आ रहा था तो इसने देखा कि ए एक्स को मार रहा है, मारने तो बी भी गया था, तो फिर कहा ठीक है तू मार तेरे हिसाब से, और वापस आ गया। क्या अपराध हुआ, ए ने क्या अपराध किया और बी ने क्या अपराध किया। भाई ए की तो मर्डर के लिए लाइबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन बी की मर्डर के लिए कोई लाइबिलिटी क्यों, इंटेंशन तो एक था लेकिन मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं, मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं था, इसलिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं। क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, वो एक जेलर का एग्जांपल आता है। हाँ, आता है नहीं कि भाई पहले वाले से मीटिंग्स ऑफ माइंड थी, इसलिए दोनों किस चीज के लिए लाइबल है, मर्डर के लिए, और एक में मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं थी, इसलिए एक को अटेम्प्ट टू मर्डर और एक को मर्डर के लिए क्या बनाया है, लाइबल बनाया है। आ रही बात समझ। तो सबसे पहले हम जजमेंट राइटिंग में क्या करेंगे, और एक चीज और मैं बता दूं भाई, मैं भी प्रैक्टिकली आपको सारे बताऊंगा जब तक क्लास चल रही है। एक दिन आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी क्लास लेंगे, जहां जहां आपको प्रॉब्लम में कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, आईपीसी के बीएनएस के किसी सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना, एक दिन हम सप्ताह में प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, जिसमें आप जो भी क्या करोगे। मेरे एक स्टूडेंट था अनिल घोसले, अभी एएलआर लगा हुआ है सेक्रेटरीट, तो ग्रामीण परिवेश से था, लोग को थोड़ा सा ठीक समझता था, लेकिन जब उसने पढ़ाई शुरू की तो उसने एक बहुत बढ़िया काम किया कि वो अपनी एक कॉपी मेंटेन करने लगे, और उस कॉपी में जो भी समझ में नहीं आता ना, उसका एक क्वेश्चन लिख लेता था और वो स्पेस छोड़ देता था, फिर क्वेश्चन लिख लेता था, फिर स्पेस छोड़ देता था। वो अपनी एक कॉपी तैयार कर ली। भाई
अब मेरे पास जब भी टाइम होता तो वो मेरे से कहता कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे को क्या करता, उस प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ लेता। जैसे ही मैं बोलता, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेता, प्रॉब्लम सोल्व। तो एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो कि लॉ में कोई भी प्रॉब्लम छोटी, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। नहीं, कहीं आपको ये लगे कि यार मैं सर से ये बात पूछूं क्या, इतने दिन हो गए मेरे को तैयारी, 2 मेंस लिख दिए, मेरे को क्या ये पूछना चाहिए क्या? तो ध्यान रखना, अगर वो चीज डाउट कर रही है, पूछनी चाहिए। हमारे साथ में एक अर्जुन दायमा पढ़ता था, उसकी एविडेंस बहुत बढ़िया थी, कुछ भी पूछो। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, वो कह रहा है एविडेंस में मेरे से कुछ भी पूछ लो। मैं कहा चल बता लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। अब उसको हिंदी में तो पता था, इंग्लिश में पता नहीं था कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। अगर मैं उसे ये पूछता कि सूचक प्रश्न क्या होता है, तो वो सारा रट के बता देता। मैंने पूछा कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, कहाँ है ये एविडेंस में क्या है? मगर कल देख करके फिर आना। और वो क्या एविडेंस का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो? मगर लीडिंग क्वेश्चन नहीं आता। अगर मैं उसे बोल देता सूचक प्रश्न बता, आ रही बात समझ? अगर वो मेरे से पूछ लेते कि यार लीडिंग क्वेश्चन का हिंदी बता दे, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस में क्या, नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर वो लीडिंग क्वेश्चन बता तो वो वही सारी चीज क्लियर करके चला जाता, लेकिन वहां असफल होकर के गया किस कारण? केवल एक वर्ड। तो उसने पूछा नहीं यार हिंदी बता दे, वो कहा नहीं आ रहा एविडेंस में तो लीडिंग क्वेश्चन का कहीं प्रावधान ही नहीं है। मैं कहा आज जा करके देखना। नहीं, मैं कहा आज जा करके देखना। तो ध्यान रखना, अगर मैं उस लीडिंग क्वेश्चन को ये बोल देता सूचक प्रश्न, कोई बड़ी चीज है। अब आपको भी ये लगा यार छोटी सी बात है, लेकिन उसकी वजह से आप ये सोचो कि वो व्यक्ति जो एक्सपर्ट हो रहा है तो वो फेल हो गया। प्रॉब्लम छोटी और बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती। आप सारे बीएनएस में जिस प्रकार की भी चाहो, जहां से ढूंढ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम तैयार करो। आगे बात समझ में? सप्ताह में एक दिन हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये और चीज समझना कि केवल बेयर एक्ट आने से और उसकी लैंग्वेज आने से पेपर सोल्व हो जाए, इसकी उम्मीद मत करना बेटा। तैयारी का मतलब, और एक चीज और बता दो, नौकरी लगने के बाद में नौकरी को करना भी पड़ता है। नौकरी लगने के बाद अगर आप रट करके नौकरी करोगे तो लोग हंसेंगे डिपार्टमेंट में, कुछ नहीं आता। और प्रैक्टिकली बात करोगे तो है अच्छी। मेरा एक स्टूडेंट अभी हाई कोर्ट में वो लगा हुआ है, गवर्नमेंट पीपी। कल उसका मेरे पास फोन आया, उसने मेरे से फोन किया कि गुरुजी एक दिक्कत आ रही है, कोई सांप्रदायिक स्वार्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी। उसने मेरे से पूछा कि इसमें क्या क्या होगा। फिर मैंने उसको बोला कि मैं यार ये बात हो। फिर उसने ठीक है, तो पुलिस की कोई हाई लेवल की मीटिंग हो रखी थी। उस मीटिंग में जब उसने डिस्कशन किया तो उसने वही बात बोली। उसने कहा कि यार तिवारी जी आप में तो बड़ा नॉलेज है, हम तो इस लेवल तक सोच ही नहीं सकते। तो बात है क्या, जो भी करना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी कोर्ट में नहीं, मेरी पूरी ओल्ड। किस वजह से? चाहे कोई वकील हो, चाहे डाइस हो, कोई भी।
वो किस चीज से? केवल आप में भाई एक चीज मैं ये मान रहा हूं कि भाई आपने थ्योरी पढ़ी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ही क्या है, आ रही बात समझ में? बाकी तो मैं प्रैक्टिकली आपको सारा, अभी हम कल डिस्कस करेंगे कि हम जजमेंट कैसे लिखेंगे, जजमेंट के पार्ट कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन कैसे होता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको पहली चीज का क्रिमिनल जजमेंट के लिए आपको सलाह दे रहा हूं कि जहां कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम मिले, प्रॉब्लम को सोल्व करो। सोल्व करने के बाद अगर आपको दिक्कत आ रही है, अपनी कॉपी में लगाओ, और जहां जहां आप लोगों को दिक्कत आ रही है, हम सप्ताह में एक दिन क्लास फिक्स करेंगे, उसमें आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपको दिक्कत कर रही है, बेहिचक पूछना। ये मत सोचना कि यार मैंने 3 बार इंटरव्यू दे दिया और आज ये छोटी सी बात, क्योंकि वो छोटी सी बात अगर दिक्कत कर रही है ना, तो फिर बात छोटी नहीं है। और वो हो सकता है जब आपको दिक्कत कर रही है तो 2-4 और को भी दिक्कत कर रही हो, नहीं? और जिस दिन जजमेंट लिखो पेपर में, क्योंकि आपको जजमेंट लिखना ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, कि आपका 15 से 20 मिनट में जजमेंट भी होना जरूरी है, और सारे इंग्रीडिएंट्स जजमेंट के उसमें आ जाने भी जरूरी है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उस जजमेंट में आने भी जरूरी है, कि जजमेंट का हर एक चीज का पार्ट होता है, हर चीज के नंबर होते हैं। तो जजमेंट जब हम प्रैक्टिकली लिख रहे हैं, तो कल हम वो परफॉर्मा देखेंगे कि किस प्रकार से जजमेंट लिखा जाता है। जजमेंट का मतलब पूरी सीआरपीसी, पूरा एविडेंस। आप ये मानो कि मैं आपको केवल जजमेंट नहीं पढ़ा रहा, सारे एक्ट पढ़ा रहा हूं। जहां जहां प्रैक्टिकली यूज होते हैं ना, वो सारे एक्ट पढ़ा रहा हूं, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, या एविडेंस एक्ट। और प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आती है, ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल क्लास में ही हुई हो, उसके अलावा भी अगर आपको आती है किसी सब्जेक्ट में, हम प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसका फायदा आपको ही नहीं, पूरी क्लास को मिलेगा। हमारी बात समझ, लेकिन तैयारी ऐसी करनी है कि तैयारी नहीं करनी, सिलेक्शन लेना। और सीधी सी बात, एक चीज ध्यान रखना, लोग परिणाम पूछते हैं, उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपने क्या प्रयास किए, क्या खोया, क्या पाया, ये कोई नहीं पूछता। अगर आप पास हो गए तो लोग कहेंगे कि यार बहुत बढ़िया लड़का, नहीं? और नहीं तो वो कहा साहब कुछ नहीं, घर वालों को ठिकाने लगा रहा था। तो ध्यान रखना, दुनिया परिणाम देखती है, परिणाम के पीछे की सच्चाई कोई नहीं देखती। पहले पेपर ला करके पास हो जाते थे, वो भी संभावना खत्म हो गई। हम परिणाम की बात करें तो पहले ये संभावना थी कि भाई हम पेपर ला करके पास हो जाएंगे, परिणाम ही तो चाहिए। लेकिन वो परिणाम वाले जेल में बैठे। ऐसे परिणाम वाले नहीं। तो लेकिन सफलता मिलती है, मेहनत से मिलती है, लेकिन तैयारी का मतलब कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने क्या किया है, कोई नहीं पूछता। मेरा भाई वो जेएलओ का पेपर दे करके आया था, और लास्ट फाइनल में 0.25 नंबर से रहा है, पिछले बार। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया, नहीं। सर। अगर चौथा 1 नंबर हो रहा जाता तो सिलेक्शन क्या होता? तो बस सफलता और असफलता का इतना क्राइटेरिया। अगर सफल हो तो लोग पूछ रहे हैं, नहीं तो
लेकिन तैयारी का मतलब हर एंगल से सोचना है। कूप का मेंढक बन करके बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। और 3 साल का एक्सपीरियंस कर दिया तो ये मानो कि पेपर पूर्णतः प्रैक्टिकल आएगा। थ्योरेटिकल की उम्मीद कम करना। 2019 के आरजेएस का मेंस देख लेना एक बार। 2019 का आरजेएस का मेंस देख लेना कि प्रैक्टिकल पेपर कैसे होता है। आगे पेपर ऐसे है। बाकी फिर हम कल डिस्कस करेंगे। तो पहली बात मेरी जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आपका जजमेंट क्रिमिनल का किस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम कल ये देखेंगे, भाई बीएनएस की बात हो गई। कल हम सीआरपीसी यानी बीएनएसएस और एविडेंस की बात करेंगे कि वो आपके जजमेंट में कहाँ यूज आती है ना। उसको अपन कल करेंगे। 5 मिनट बाद सर। आपकी लिमिटेशन। ठीक है। सर आपसे कुछ पूछना था। हेलो। हेलो सर। हाँ। आपसे कुछ पूछना था सर। हाँ बेटा बताओ। सर आपके अकॉर्डिंग हमें मेंस की किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब क्या अप्रोच रखनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग।